अस्सलाम वालेकुम। बहुत से पेशेंट जो हमारे पास पिछले कुछ हफ्तों से आ रहे थे जिनको डायबिटीज़ है और वो रोज़े रखना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जिनकी हम उनको प्री रमज़ान काउंसलिंग करते तो रहे हैं, बट स्टिल इतने क्वेश्चंस हैं जो व्हाट्सएप पे आ रहे थे, फेसबुक पे लोग बार बार पूछ रहे थे। तो उनके लिए आज मैंने और डॉक्टर उमैमा मुख्तार, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स जानते होंगे कि ये हमारी टीम मेंबर है, हम सब इकट्ठे काम करते हैं। हमने एक सारा क्वेश्चन यार वो प्लान कर लिया है कि जो भी लोगों ने हमसे सवाल पूछे थे हम आपको उनके जवाब दे दें कि शुगर के हवाले से क्या क्या गाइडेंस है जो हम आपको प्री रमज़ान दे सकते हैं। तो हमारा मेरे से क्वेश्चन पूछेंगी और मैं जो भी आंसर्स आपको दूंगी ये सारे साइंटिफिकली वैलिडेटेड आंसर्स होंगे और इनके ऊपर इस्लाम के हवाले से फतवे मौजूद हैं इन चीज़ों के ऊपर। सो आप इसको हेल्थ केयर एडवाइस कंसिडर करके इस पर अमल कर सकते हैं। इसमें मेरा ज़ाती मशवरा शामिल नहीं होगा। जो हमारी मेडिसिन की गाइडलाइंस हैं, डायबिटीज़ की गाइडलाइंस हैं और जो इस्लाम के हवाले से फतवे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी बेस पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जितने क्वेश्चंस हमें आए थे ना व्हाट्सएप के ऊपर और हमारे फेसबुक के ऊपर, वो सारे मैंने अपने पास एक ही जगह कलेक्ट कर लिए हैं ताकि हम वन बाय वन सबका आंसर कर सकें। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये था कि जो भी हमारे शुगर के मरीज़ हैं, उनको रमज़ान से कितनी देर पहले अपनी एक दफ़ा मेडिकल असेसमेंट करवा लेनी चाहिए ताकि उन्हें पता चल जाए वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं, आया वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं? रमज़ान से 6 से 8 हफ्ते पहले आइडियली आपको अपने डॉक्टर या डायबिटोलॉजिस्ट को जाके मिलना होता है। जो कम से कम टाइम होता है वो 4 हफ्ते होता है और इसमें बेसिकली हम 3 काम करते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि हम आपका रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं। लो रिस्क है, कम रिस्क है, दरमियाने दर्जे का है, हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। नॉर्मली वेरी हाई रिस्क को तो रोज़ा रखने से मना करते हैं और हाई रिस्क डिपेंड करता है किस वजह से हाई है, उसकी बेस पे हाइब्रिड डिसीजन होता है। कुछ को कुछ रोज़े रखने देते हैं यानी एक छोड़ लें और एक रख लें और कुछ को कह देते हैं कि वो बिल्कुल ना रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी जो दवाइयाँ हैं जो आप पैसे ले रहे हैं रमज़ान से, रमज़ान के दौरान आपने उनको किस तरह से मॉडिफाई करना है और आपने ट्रायल फास्ट करना है, यानी आप तजर्बे के तौर पे एक दो रोजे रख के देख लें अपनी। अगर आप अच्छा टॉलरेट करते हैं तो उसके मुताबिक आप रोजे रखें, ये काम करते हैं। और तीसरा काम हम ये करते हैं कि डोजेजेस के अंदर जो एडजस्टमेंट्स होनी है, आपकी शुगर चेक करने के अंदर जो रद्द-बदल होना है, किस टाइम पे आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए और डाइट के हवाले से आपको कौन-सी एक्सरसाइज के हवाले से क्या पोर्शंस लेनी चाहिए, इसके बारे में गाइड कर देते हैं। सो जो बेसिकली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनका रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं, उनकी डोज एडजस्टमेंट्स करते हैं और उनको जो मॉडिफिकेशन इन द डाइट, लाइफस्टाइल एंड शुगर चेकिंग है वो गाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन से पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो रोज़े नहीं रख सकते, जिनको हम बिल्कुल एडवाइस नहीं करते कि आप रोज़े ना रखें? दैट्स ओके। हाई रिस्क पेशेंट्स और वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स, वो भी ऐसा एज ग्रुप जिसको हम कहते हैं एल्डरली। कुछ पेशेंट्स 70 प्लस के ऊपर फ्रेल स्टेटस हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाते हैं, वो ना रखें। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक पेशेंट ऐसे भी होंगे हमारे जो 80 साल के ऊपर भी माशाल्लाह हेल्दी अप एंड अबाउट घूमते रहे हैं, वो रोजा रख सकते हैं। तो एक्सट्रीम ऑफ एज 70 एंड प्लस, वहाँ पे अगर रोजा की आपकी हिम्मत नहीं है तो आप इस्लाम के मुताबिक ना रखें। इसी तरह से जो हामला खवातीन हैं, इंसुलिन ले रही हैं, वो भी रोजा ना रखें, बेहतर है। गुर्दे के वो मरीज जिनको आपके डॉक्टर ने हमने स्पेसिफाई किया है कि आपकी स्टेज 4 या 5 है, वो रोजा ना रखें क्योंकि रोजे की वजह से गुर्दे के ऊपर मजीद बिगाड़ आ सकता है। आप ज़्यादा घंटे पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेशन इंजरीज हो जाती है। वो पेशेंट्स जिनकी माइक्रोवेस्कुलर डिजीज जिसमें गुर्दे की बीमारी, आपके न्यूरोपैथी बहुत सवेयर है या फिर आंखों का मसला शुगर की वजह से बहुत सवेयर है, वो रोजा ना रखें। फिर कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है और उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है डीके, पिछले 3 महीने में उनको डीके हुआ है तो वो रोजा ना रखें। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको सवेयर हाइपो हुआ है, सवेयर हाइपो का मतलब होता है 40 से नीचे आपका शुगर लेवल गया था पिछले 3 महीने में, रोजा ना रखें। अगर किसी का बार बार शुगर लेवल लो हुआ है, 70 से नीचे चला जाता है, बार बार जाता है, वो भी रोजा ना रखे। इसमें भी लास्ट 3 मंथ्स कंसीडर करना होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, क्लिनिक में भी ऐसा होता है हमारे साथ, कि हम शुगर चेक करते हैं 65, इससे भी नीचे, लेकिन उनको कोई अलामतें नहीं आ रही होती। इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। शुगर लेवल लो तो है बट आपको पता नहीं चलता। ऐसे पेशेंट्स ने भी रोजा नहीं रखना है। ठीक है। एक बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, हमारे पेशेंट्स अक्सर सवाल करते हैं घरों में भी, कि जो शुगर वाले मरीज़ हैं, आया वो रोज़े के दौरान अगर शुगर चेक करेंगे तो क्या उनका रोज़ा टूट जाएगा? रोजा नहीं टूटता, रोजे के दौरान आप जितनी दफा चाहें शुगर चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। और मैम, जो रोज़ा इफ्तार करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट की क्या लिमिटेशन है कि कितनी हाई हो और कितनी लो शुगर पे रोज़ा छोड़ देना होता है आपने? रोजा तोड़ देना जी, चाहिए। जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोग डरते हैं कि रोजा एक फर्ज इबादत है, अगर तोड़ देंगे तो कफारा और बहुत गुनाह होगा।
अगर आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको ये क्वेश्चंस दे देता है, डॉक्टर क्वेश्चन दे देता है और ये फतवे की रोशनी में कि आप इन मुकाम पे रोज़ा तोड़ दें तो ये जस्टिफाइड है, तोड़ दें। अगर किसी भी टाइम पे दौरान रोज़े के दौरान आपका शुगर लेवल 70 या उससे नीचे चला जाता है, रोज़ा ख़त्म कर दें। अगर किसी भी टाइम पे शुगर लेवल 300 या उससे ऊपर चला जाता है, रोज़ा ख़त्म कर दें। अगर आपका शुगर लेवल 250 से ऊपर है लेकिन आपको अलामतें आ रही हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, हैवी हेडेडनेस है, चीज़ों की समझ नहीं आ रही, आप एजिटेटेड हो रहे हैं, अलामतें आ गई हैं शुगर हाई होने की, तो वहाँ पे भी रोज़ा ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने पूछनी है कि शुगर के मरीज़ों को रोज़े के दौरान, रमज़ान के दौरान कितना पानी लेना चाहिए ताकि उनके गुर्दे और बाकी मसाइल ना हों? जो कम से कम पानी का इंटेक है वो 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक आपने लाजमी लेना है। बाकी जो पानी का इंटेक होता है वो आपका पर केजी के हिसाब से हम यूजुअली बताते हैं, तो केजीज के अकॉर्डिंगली मिनिमम 30 ml पर केजी तो लेना ही होता है। एक पेशेंट का सवाल आया था कि अगर हम रोज़ा रखते हैं, ठीक है, वो शुगर उनकी वैसे कंट्रोल रहती है, कभी-कभी हाई होती है। रोज़ा रखने से उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लाइफ में? दैट्स ग्रेट। कुछ टेस्ट होते हैं जो हम शुगर से पहले भी रोजे से पहले भी कराते हैं शुगर के पेशेंट्स के, और जब रमजान खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी करते हैं। अब रमजान के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम है, आप डे के टाइम पे खा नहीं रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, सबसे बड़ा मसला होता है डिहाइड्रेशन का, पानी की कमी। पानी की कमी की वजह से खून गाढ़ा हो सकता है, किसी भी जगह पे थ्रोम्बोसिस या खून का क्लॉट बन सकता है, जिसमें दिमाग में बनता है तो फालिज का मसला आता है, हार्ट में बनता है तो हार्ट अटैक का मसला आता है, किसी भी जगह टांग बाजू में बन जाए तो लिम्ब इस्कीमिया का मसला आता है, और इसी तरह अगर गुर्दों को पानी मुनासिब नहीं मिलता तो गुर्दों को नुकसान होने का खतरा होता है। और साथ में जो हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर लेवल लो होना, ये ज़्यादा पेशेंट्स में प्रॉब्लम होता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर लेवल वो भी हो जाता है लेकिन वो कम पेशेंट सफ़र करते हैं। ठीक हो गया। एक सवाल आया था एक पेशेंट की तरफ से कि जो मैं शुगर की मेडिसिन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ड्यूरिंग रमज़ान मैंने वो उसको एज़ इट इज़ जारी रखना है या उनको चेंज करना है? दैट्स ओके। ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो हमें विजिट नहीं कर पाते रमज़ान से पहले और वो ये सवाल पूछते हैं। तो मैं थोड़ा एलेबोरेटेड आंसर कर देती हूँ इसका, कि शुगर की बहुत सी दवाइयाँ होती हैं। मशहूर ज़माना दवाई मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज। जब आप ये दवाई दिन में एक दफ़ा ले रहे होते हैं तो आपने उसी तरह लेनी है, लेकिन अफ्तारी के टाइम पे लेनी है। अगर आप 2 दफ़ा ले रहे हैं तो जो आप सहरी के वक़्त सुबह के टाइम पे लेते थे उसको अफ्तारी में ले लें, जो अफ्तारी में लेते थे वो सुबह ले लें, क्योंकि आपने दिन के वक़्त खाना नहीं खाना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है, जैसे कि ग्लाइबेनिक्लामाइड है एंड द फेमस ब्रांड नेम जियोनिल, ये वो दवाइयाँ हैं जो इंसुलिन सिक्रीट कराती हैं, इनके साथ शुगर लो होने का खतरा ज़्यादा होता है। आजकल हम कम प्रेफर करते हैं, लेकिन इन दवाइयों को अगर दिन में एक दफ़ा ले रहे हैं, एक ही दफ़े जारी रखना होता है, पर इनकी डोज रिडक्शन होती है कम अज़ कम 15 to 30% डोज रिडक्शन। ये आपके डॉक्टर और पेशेंट के स्टेटस के अकॉर्डिंगली डिसीजन होता है। तीसरी हमारी रिलेटिवली मॉडर्न मेडिकेशंस हैं जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन कराती हैं, जैसे सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। इनके साथ शुगर कम होने का खतरा बहुत कम होता है। अगर आप दिन में एक दफ़ा ले रहे हैं तो आप अफ्तारी के टाइम पे लेते रहें, इसकी डोज चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर हमारी मेडिसिन हैं SGLT2, जिसमें डेपेग्लिफ्लोजिन है, एम्पेग्लिफ्लोजिन है, दीज आर गुड मेडिकेशंस। इनके साथ शुगर तो लो नहीं होती है, लेकिन चूंकि इनकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है तो पानी की कमी हो सकती है। डोज तो एक ही दफ़ा होती है इनकी, आप उसको शाम के टाइम पे लीजिए, इसके साथ पानी की मिकदार अच्छी रखें। बहुत बुजुर्ग जिनको गुर्दों का मसला है या थ्रोम्बोसिस वगैरह का कोई इशू है, उनके फिर जो SGLT2 है वो हम रमज़ान में चेंज करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारा होता है इंसुलिन का। कुछ ऐसी इंसुलिन होती है जो आप दिन में एक दफ़ा लगाते हैं, जैसे आप लेविमिर लगाते हैं, लेंटस लगाते हैं, बेसिजिन लगाते हैं, डेटिमिर लगाते हैं। इन इंसुलिन को आपने जितनी डोज लगाते हैं उसमें से 15 to 30% कम कर दें, क्योंकि आप दोपहर का और दिन का खाना नहीं खा रहे हैं और इसको सुबह या शाम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। अगली इंसुलिन आपकी वो होती हैं जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, जिसमें एक्ट्रेपिड आती है, ठीक है, नोवोरेपिड आती है, रेगुलर इंसुलिन आती है जो आप खाने से पहले ले रहे हैं। इसको जिस हिसाब से हम कार्ब काउंटिंग आपको समझाते हैं कि आपने तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स 15 ग्राम के लिए एक इंसुलिन का यूनिट लेना होता है, और जो भी आपकी बॉडी सेंसिटिविटी है उसके अकॉर्डिंगली जितना कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं सहरी में या अफ्तारी में, उसके मुताबिक इसकी डोज लें, क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाना होता तो जो दोपहर की डोज होती है वो मिस करनी होती है। नेक्स्ट इंसुलिन आपकी आ जाती हैं प्रीमिक्स इंसुलिन, जिसमें से मोस्टली 70-30 यूज हो रही होती है। सो अबाउट 70-30 इंसुलिन ये 2 दफ़ा लगती है। इसके अंदर डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड होती है, तकरीबन ऑन द एवरेज 15 to 30% डोज रिडक्शन हमें करनी पड़ती है, और कुछ और भी करना पड़ता है। जो इंसुलिन की मिकदार आप सुबह ले रहे होते हैं, आप उतनी ही डोज को उठा के शाम पे ट्रांसफर कर दें, शाम में लेना शुरू कर दें। जो शाम में इंसुलिन ले रहे होते हैं उसको उठा के सुबह पे ट्रांसफर कर दें और इस डोज में कमी कर दें, क्योंकि सुबह पे डोज लगाने के बाद आगे बहुत लंबा फाका होगा। ठीक हो गया।
हमारे कुछ पेशेंट्स इस तरह के हैं जो ओबीज़ हैं और अपनी ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए वो सेमाग्लोटाइड और टिrzepatide ले रहे हैं। तो ये जो GLP-1 हमारे पास एगोनिस्ट हैं, मुझे बताइए कि उनकी आया डोज़ेज पे भी किसी किस्म की तब्दीली आएगी? दैट्स ग्रेट, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे पेशेंट्स ले रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर साहिबा ने सॉल्ट नेम्स तो बता ही दिए हैं। इनके जो ब्रांड्स हम आजकल यूज़ करते हैं, जैसे सेमाटाइड है, सेम्पी है, ओज़ेम्पिक यूज़ होता है, टिrzepatide है, और इसके अलावा मोंजेरो हाँ, है। मंजेरो है। और ये 2 ही सॉल्ट्स हैं, एक GIP है और एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स हैं। इनके डोज़ एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, शुगर इनके साथ लो नहीं होती। जिस डोज़ में आप ठीक कंटिन्यू हो कर रहे हैं, आप उनको कंटिन्यू रखें। हाँ, इनके साथ जो एक साइड इफेक्ट GI अपसेट होता है कि थोड़ा दिल खराब होता है, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग होती है। अगर वो बहुत अपसेट करेंगे तो आप डोज़ शाम के टाइम पे लें, हफ्ते में 1 ही दफ़ा चूँकि लेनी होती है। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं और इसके साथ रोज़ा नहीं रख सकते, तो ज़्यादा बेहतर है कि रमज़ान में इन ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करके अपनी एडजस्टमेंट करवा लें और रमज़ान के बाद से दोबारा स्टार्ट कर दें। क्योंकि कुछ लोगों की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इनके ऊपर, वो इतना मुनासिब नहीं खा पाते कि अगर वो पानी, ग्रीन टी ये चीज़ें ना ले पाएँ तो वो अपना पूरा दिन सस्टेन कर सकें। फिर उनके लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। जी, आपने बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में हमें एक्सप्लेन कर दिया। आखिर में बस एक छोटा-सा सवाल रह गया है। कुछ लोग चाय के बहुत शौकीन हैं, वो पूछते हैं कि चाय हमें किस टाइम लेनी चाहिए? चाय विद रिस्पेक्ट टू डायबिटीज़ तो चाय लेना मना नहीं है, मीठी चाय ना लें। लेकिन चाय का इम्पैक्ट क्या होता है कि ये डाययूरेटिक है, इसकी वज़ह से पेशाब ज़्यादा आता है। अगर आप सहरी के टाइम पे लेंगे, प्यास जल्दी लगनी शुरू हो जाएगी। अगर इफ्तारी के टाइम पे लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, शायद डॉक्टर साहिबा ने उनको कंपाइल नहीं किया, कि शुगर जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसे कितनी बार शुगर चेक करनी होती है रोज़ में। अब ये 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आप कितना अफ़ोर्ड करते हैं, नंबर 2 आपकी शुगर लेवल कितनी स्टेबल रहती है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से फैसला करें। कम से कम जो चेक करना होता है, वो 4 से 5 दफ़ा चेक करना होता है, और ज़्यादा बेहतर है कि कम से कम 2 दफ़ा तो ज़रूर ही चेक करें। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको तो 5 टू 7 टाइम्स हम रिकमेंड करते हैं। कौन से टाइम है जिसपे शुगर चेक करनी चाहिए? अगर आपने वाक़ई बाय द बुक चलना है, सहरी से पहले, सहरी के 2 घंटे के बाद, दोपहर के टाइम पे, अफ्तारी से पहले, अफ्तारी के 2 घंटे के बाद। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो जिस टाइम आप सोने लगे हैं बेड टाइम कर लें, और और किसी भी ऐसा वक़्त जब आपको कोई अलामत आ गई है शुगर कम होने की या हाई होने की, उस वक़्त चेक कर लें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बड़ा फ्रीक्वेंटली हर पेशेंट को लिख-लिख के दे रहे होते हैं, बोल के दे रहे होते हैं, कि शुगर का टारगेट क्या होता है रमज़ान बिल्कुल, में? जी, जी। शुगर के वही टारगेट्स होते हैं जो रमज़ान के बगैर होते हैं। खाने से पहले 80 से लेके 130 तक, और खाने के 2 घंटे के बाद 180 से कम। जो आपका सोने का टाइम है, उस टाइम पे 100 से ज़्यादा, और 140 से कम। अगर लेवल्स इसके दौरान मेंटेन, इनके दरमियान मेंटेन रहते हैं, तो यूजुअली रोज़ा भी आपके लिए कंफर्टेबल रहता है और अलामतें भी नहीं आती हैं। आई गेस इसके अलावा कोई और क्वेश्चन रह नहीं गया, नहीं, बट बस ये क्वेश्चंस थे। हमारे पेशेंट्स हैं या किसी के भी पेशेंट्स हैं, वो कोई भी ऐसा और क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रमज़ान एंड डायबिटीज़, जिसको हम एड्रेस कर दें, यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट अस। आप हमें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जस्ट सर्च में मुना ग्यास, आप मुझे वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमाइमा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच टू आवर सिस्टर हु इज़ रिकॉर्डिंग द मीटिंग।